हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नुक्ताचीन पर। मेरा नाम है शुभम उपाध्याय। नागराज मंजुले की फिल्म झुंड में कई अनोखी चीजें हैं जो हैरान करती हैं। फिल्म में कई दीवार हैं और एक विजय है, लेकिन वो अमिताभ बच्चन की दीवार नहीं बनती। अर्थात फिल्म ने ऐसा कोई महानायक नहीं पेश किया जिसका आक्रोश झोपड़पट्टी के बच्चों के लिए दुनिया झट से आसान कर दे। और अमिताभ बच्चन के होते हुए ऐसा नहीं किया, ये सबसे बड़ी बात है। ऊपर से फिल्म एक स्पोर्ट्स बायोपिक है, लेकिन बॉलीवुड के स्पोर्ट्स बायोपिक टेम्पलेट से खुद को बिल्कुल नहीं बांधती है। इसलिए इसका सेकंड हाफ हर दूसरी स्पोर्ट्स फिल्म के सेकंड हाफ जैसा बिल्कुल नहीं है। जिस तरह का क्लाइमैक्स हिंदी सिनेमा का दर्शक स्पोर्ट्स फिल्मों से एक्सपेक्ट करता है, वो तो यहाँ इंटरवल से ठीक पहले ही आ जाता है। और दूसरे हाफ में नागराज मंजुले की अनूठी नैरेटिव स्टाइल फिल्म को घोर रियलिज्म में डूबा सोशल ड्रामा बना देती है। इसमें खेल के मैदान के अंदर की जद्दोजहद नहीं दिखाई जाती, बल्कि वहां तक पहुंचने से पहले पहचान पत्र, पासपोर्ट और जमीन से जुड़ी सामाजिक बाधाओं को पार करने की दारुण कथा सुनाई जाती है। यानी जितना रियलिज्म मंजुले अपनी फिल्म के पहले हाफ में बेहद मनोरंजक अंदाज में भरते हैं, उससे ज्यादा रियलिज्म अपने दूसरे हिस्से में थोड़े कम मनोरंजक अंदाज में भरते हैं। इस वजह से शर्तिया कुछ दर्शक सेकंड हाफ में बोरियत महसूस करेंगे, लेकिन फिल्म का यही हिस्सा अपनी कहानी को बेहद ईमानदारी से ट्रुथफुल सिनेमा के करीब ले जाने की काबिले तारीफ कोशिश करता है। इसलिए एयरपोर्ट पर सिक्योरिटी चेक होना एक बेहद महत्वपूर्ण सीन साबित होता है। पासपोर्ट वेरिफिकेशन एक बड़ा रोड़ा बनता है और किसी आदिवासी का पहचान पत्र के लिए दर दर भटकना दलित ग्रामीणों के इस समाज के लिए इनविजिबल रहने को दर्शाता है। किसी भी मुख्य धारा की फिल्म में छोटी छोटी लगती इन घटनाओं को वैसी ड्राइनेस और मार्मिकता के साथ किसी ने पेश नहीं किया होगा जैसा कि नागराज मंजुले झुंड में करते हैं। झुंड की कहानी विजय बरसे पर आधारित है, जिन्होंने नागपुर में झोपड़पट्टी फुटबॉल की शुरुआत की थी, जिसे कि बाद में चलकर स्लम सॉकर के नाम से जाना गया। उन्होंने अपने शहर के गरीब और दलित युवाओं को नशे की लत और अपराध की दुनिया से दूर रखने के लिए एक खेल का सहारा दिया। और जिस स्कूल की दीवारें फांदना उनके लिए मना था, उस स्कूल के अंदर उन्हें खेलने के लिए आमंत्रित तक किया। इस फिल्म में दीवारों का सिंबॉलिज्म कई जगह उपयोग किया गया है, जो बिना कहे ये बताता है कि समाज के एक तबके को किस तरह हर जगह रोका जाता रहा है। फिल्म का आखिरी सीन तो एकदम कमाल है, जो हवाई जहाज, दीवार और दीवार पर लिखी चेतावनी से कमाल की बात कह जाता है। तो इसी कास्ट ऑपरेशन की बात करने वाली फिल्म में अमिताभ बच्चन का किरदार विजय बोराडे इन झोपड़पट्टी के झुंड को एक टीम की शक्ल देता है। और इंटरवल से ठीक पहले जब इस टीम के सदस्य अपनी अपनी आप बीती कैमरा की तरफ देखकर सुनाते हैं, तो देखने वाले का दिल भर आता है। जिस रियलिस्टिक अंदाज में नागराज मंजुले इस सीन और बाकी की फिल्म को शूट करते हैं, आपको लगेगा ही नहीं कि आप कोई फीचर फिल्म देख रहे हैं। लगेगा जैसे कठोर और कड़वे यथार्थ को अपनी आंखों के सामने घटित होते हुए देख रहे हैं। और यही स्टाइल ऑफ फिल्म मेकिंग झुंड की एक बड़ी खासियत है, जिसमें एक तरफ तो स्टाइलिश सिनेमेटोग्राफी, दर्जनों स्लो मोशन शॉट्स और क्रेस्टा हैवी गाने और ऊर्जावान बैकग्राउंड स्कोर जैसी दिलकश चीजें मौजूद हैं, वहीं दूसरी तरफ एक खास तरह की आइडियलिस्टिक डॉक्यूमेंट्री स्टाइल भी है, जिसे फ्रेंच में सिनेमा वेरते कहा जाता है, यानी कि ट्रुथफुल सिनेमा। इस तरीके में ट्रुथफुली यथार्थ को कैप्चर किए जाने की कोशिश की जाती है। रियल लोकेशंस पर शूट किया जाता है, मेलोड्रामा से खुद को बहुत दूर रखा जाता है, संवाद नेचुरल और ऑर्गेनिक होते हैं और काफी सारे नॉन एक्टर्स का उपयोग किया जाता है। सिनेमा की इन दो विपरीत सेंसिबिलिटीज का उपयोग कर नागराज मंजुले ने यकीनन झुंड में एक दिलचस्प सिनेमा रचा है। और इसी ग्रिटी रियलिज्म को बरकरार रखने में सबसे बड़ा हाथ है एक्टर्स का। झोपड़पट्टी के ज्यादातर किरदार एकदम रियल लगते हैं और उनकी आपसी बदकही और लड़ाइयां आपको एक ग्राम भी नकली नहीं मालूम होंगी। जैसे कि बकैत बाबू बने प्रियांशु क्षत्रिय, बैंजो बजाने वाले कार्तिक उइके और 3 बच्चों की फुटबॉलर मां रजिया काजी। सैराट वाली रिंकू राजगुरु का रोल यहाँ बेहद छोटा है, लेकिन उन्होंने बिना ज्यादा बोले भी किरदार को बढ़िया अभिव्यक्त किया है। सैराट वाले ही नायक आकाश ठोसर को यहाँ अगेंस्ट द टाइप कास्ट किया गया है और ग्रे शेड वाला ये रोल वे तन्मयता से निभाते हैं। और फिर डॉन मसराम के रोल में अंकुश गेडम तो एकदम कमाल ही रॉ अभिनय कर जाते हैं। अभिनय क्या, लगता है जैसे वे अपने दलित किरदार को जी रहे हैं, जो कि फुटबॉल के प्यार में
अपराध की दुनिया से बाहर आने की लगातार जद्दोजहद कर रहा है। असल मायनों में वे ही फिल्म के हीरो हैं और अपने आखिरी सीन में जब वे फपक कर रोते हैं तो बच्चन साहब तक से लाइमलाइट छीन लेते हैं। बाकी अमिताभ बच्चन की काफी सारी तारीफ होनी चाहिए कि उन्होंने अपने महानायक के अवतार को तजकर यहाँ एक रिस्ट्रेंट परफॉर्मेंस दी है, जो 79 की उम्र में भी किरदार बनने की उनकी भूख की गवाही देती है। ठीक बात है कि पिंक की तरह ही यहाँ भी उनका एक फिल्मी कोर्टरूम मोनोलॉग है, लेकिन यहाँ वे किरदार की सीमाओं में रहकर ही वो बढ़िया मोनोलॉग बोलते हैं, ना कि गहरी बैरिटोन वाले मशहूर अमिताभ बच्चन बन जाते हैं। कुछ दूसरे और भी सीन हैं जिनमें वे आसानी से टिपिकल बच्चन बन सकते थे और थिएटरों में सीटियां बच सकती थीं, लेकिन उन्होंने खुद को फिल्म से ऊपर नहीं समझा और स्क्रिप्ट की मांग अनुसार बच्चों युवाओं को आगे रखकर खुद को सबसे आगे खड़ा कर दिया। झुंड में एक लंबे अरसे बाद अमिताभ बच्चन की बढ़िया और रियलिस्टिक परफॉर्मेंस हमारी नजर हुई है। मेरी तरफ से नागराज मंजुले की झुंड को जेनरस 3.5 स्टार। ठीक बात है कि इस फिल्म के सेकंड हाफ में कुछ कमियां हैं, स्क्रिप्ट ढीली हुई है, निर्देशक कुछ सेल्फ इंडल्जेंट हुए हैं और ये मंजुले की 3 ही घंटे लंबी फिल्म सैराट की टक्कर की फिल्म नहीं है, लेकिन क्लास ऑपरेशन और इनइक्वालिटी पर बनी एक जरूरी और भीड़ से अलग खड़ी फिल्म जरूर है। बच्चन के लिए और नागराज मंजुले के सामाजिक प्रतिबद्धता वाले सिनेमा के लिए आपको झुंड एक बार तो जरूर देखनी चाहिए। रिव्यू पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस करके इस नाचीज नुक्ताचीन की हौसला अफजाई कर दीजिएगा। शुक्रिया।